बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे बड़ी खबर यह है कि जैसे आपने कभी देखा कि गरम गरम तवे के ऊपर ठंडा पानी डाल दें तो बिल्कुल एकदम छक करके हर चीज़ ठंडी हो जाती है, तो ऐसे ही जो हुकूमत की उम्मीदें थीं फ़िलहाल उनके ऊपर फजल रहमान साहब ने ठंडा पानी डाल दिया। हुकूमत को लग रहा था कि वो फजल रहमान साहब को मनाएंगे और इसके लिए दावे भी किए जा रहे थे। थोड़े दिन पहले हनीफ अब्बासी ने कुछ दावे किए, कुछ सहाफ़ियों ने दावे किए, फैसल वाडा ने दावे किए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि फजल रहमान को मनाया जा चुका है। फजल रहमान को जो ऑफ़र्स दी गई उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता रहा था कि फजल रहमान साहब पे उनकी पार्टी का दबाव है और पार्टी उनको बारहा यही कह रही है कि अगर हमने इस वक्त आवाम को धोखा दिया या इस हुकूमत का हाथ थामा तो इस हुकूमत ने जितनी ज़्यादती आवाम के साथ की है वो सारी हमारे गले पड़ जाएगी और जो रही सही सियासत है वो भी तबाह हो जाएगी। तो फजल रहमान साहब का जो स्टेटमेंट है पहले आप वो देख लीजिए, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे उन्होंने हुकूमत की उम्मीदों पर पानी फेरा है। मामला तो एक्सटेंशन का है, ये पूरा पाकिस्तान कह रहा है। फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि एक्सटेंशन फ़ौज समेत हर इदारे में गलत है। अगर हक है तो पार्लियामेंट को भी दिया जाए कि यहाँ पे भी एक्सटेंशन हो जाए। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के बाद जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके बाद पीडीएम की सरकार बनी तो उस दौर में ये कहा गया कि जनाब इस हुकूमत को एक्सटेंशन दे दी जाए, ये पार्लियामेंट लंबी कर दी जाए। ये वही बात फजल रहमान साहब ने उस वक्त भी की थी, यही बात फजल रहमान साहब अब भी कर रहे हैं। फजल रहमान ने कहा कि एक्सटेंशन का अमल फ़ौज समेत हर इदारे में गलत है। अगर ये हक है तो पार्लियामेंट को भी एक्सटेंशन का हक है। हमें याद है किस तरह हाथ मरोड़ कर एक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करवाई गई। उन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामेंट के साथ पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि होना तो ये चाहिए था कि 3 दिन तक इस ऐवान को बंद कर दिया जाता है एहतजाजन, ताकि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो। साथियों के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने पर स्पीकर को खराज तहसीन पेश करता हूँ, मगर हक तो ये था कि इस वाक़े के बाद ऐवान को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता। अच्छा, स्पीकर को क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा है। देखें, ये इंसिडेंट जब किया गया तो उस वक्त लगा कि शायद कोई बड़ी बात ही नहीं है, लाइटें बंद करो, अंदर जाओ, बंदे पकड़ो, बंदे बाहर निकालो, फौरी तौर पे डिसीजन ले लिया गया। लेकिन ये बहुत बड़ा वाक़या पाकिस्तान की तारीख का हो गया है। पार्लियामेंट के ऊपर इसको एक हमले के तौर पे देखा जा रहा है। पार्लियामेंटेरियंस इस पे बड़े हसास हैं, चाहे वो PMLN के हैं, चाहे वो PTI के हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, ANP के हैं, फजल रहमान साहब की पार्टी के हैं, सबके सब बहुत गुस्से में हैं और उन्हें लगता है कि ये ज़्यादती हो गई है। लेकिन चंद वो लोग जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं वो लोग ज़रा मुख्तलिफ बयानियाँ इस पर बना रहे हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर, जैसा कि फैसल वाडा या 2-4 और लोग। अब फजल रहमान साहब ने यह कहा कि आज खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने धरना दिया हुआ है। लकी मरवत, बन्नू, डेरा इस्माइल खान में पुलिस एहतजाज पर है। अगर पुलिस ने फ़राइज़ अदा करना छोड़ दिए तो क्या होगा मुल्क का। बाजोड़ में भी पुलिस ने, मेरी इतला के मुताबिक, कुछ मुबैना तौर पे लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे भी कोई वार्निंग दी है और एक डेडलाइन दी है, शायद 5 दिन की कहा जा रहा है, कि उसके बाद वहाँ से भी वो लोग एहतजाज में चले जाएंगे। फजल रहमान ने कहा कि इदारे और इदारों के बड़े अपनी एक्सटेंशन के लिए फ़िक्रमंद हैं, मुल्क के लिए नहीं। एक्सटेंशन का अमल फ़ौज समेत हर इदारे में गलत है। अगर ये हक है तो पार्लियामेंट को भी एक्सटेंशन का हक है। ये रिवायात ठीक नहीं है। हम अपोजिशन में और गलत रवायत की बुनियाद नहीं डालेंगे। आज पार्लियामेंट में बैठकर हम किसी की एक्सटेंशन की तायीद क्यों करें। यानी कादी फायदीसा साहब ने फजल रहमान साहब को स्पेशल प्रोटोकॉल दिया था जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे थे, और जो सेक्रेटरी मुश्ताक साहब हैं वो खुद आए थे फजल रहमान साहब को दरवाजे से रिसीव करने, हालांकि ऐसा पहले नहीं हुआ। तो इस मामले में फिर फजल रहमान साहब जो हैं उनसे उम्मीद तो ये की जा रही थी कि शायद वो इस एक्सटेंशन के मामले में थोड़ी कोई लचक दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं दिखाई। हुकूमत के जो उम्मीदें थी उनके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। फजल रहमान साहब ने कहा कि हमें तस्लीम करना चाहिए कि हमारा अदालती निज़ाम फरसूदा हो चुका है। जत्थों को ख़त्म करें और पार्लियामेंट को मजबूत बनाएं। अदालतें सियासी गिरोह बन चुकी हैं। कोई अदालतें किसी को सपोर्ट करती हैं, कोई किसी को। हुकूमत को कहूँगा अदालती निज़ाम में इस्लाहात लाई जाएँ, अपोजिशन के साथ मिलकर इस्लाहात लाई जाएँ। उन्होंने वादे किया कि फ़ौज और अदलिया में मेयार एक लाया जाए। हमें याद है किस तरह हाथ मरोड़ के एक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई। JUI के सरबराह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 60,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा पड़े हुए हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि आइनी मामलात के लिए अलग अदालतें बनाई जाएँ। आज मुल्क में अंग्रेज़ दौर का निज़ाम अदालत चल रहा है।
اعتماد کو بحال کرنا پڑے گا اور پارلیمنٹ کو سپریم بنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آج کوئی بات کریں تو توہین عدالت ہو جاتی ہے، بلوچستان پر بات کریں تو ایجنسیاں آ جاتی ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا ہمارے آئین میں لکھا کہ فوج کے متعلق اور عدلیہ کے خلاف آپ نہیں بول سکتے، لیکن میرے پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ سے گرفتار کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ایاز صادق صاحب بڑی مشکل میں پڑ گئے ہیں، اور ایک خبر بھی چھپی ہے اس حوالے سے، بلکہ میں وہ دیکھ بھی رہا تھا کہ ایاز صادق صاحب پریشان ہے کہ یہ میرے اوپر ملبہ کیوں ڈل رہا ہے۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب ہوا یہ ہے، فضل الرحمان صاحب نے کہا چیف جسٹس کے لیے پارلیمان اور جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہونا چاہیے، عدالتی اصلاحات ہونی چاہیے، اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر اصلاحات ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا جی 19ویں ترمیم کے لیے پارلیمنٹ کو بلیک میل کیا گیا، 19ویں آئینی ترمیم کے لیے ایک جج نے پارلیمان کو بلیک میل کیا، 19ویں آئینی ترمیم کو ختم ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے لیے ایک ہی چیف بننے کے لیے ایک ہی معیار ہونا چاہیے، چیف بننے کے لیے ایک ہی معیار ہونا چاہیے۔ فضل الرحمان صاحب نے پھر بہت ساری باتیں کی جو عدلیہ کے حوالے سے وہ چاہ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کرنا غلط تھا، اور ایک آرمی چیف باجوہ نے ہمارا بازو مروڑ کر اپنی مرضی کے فیصلے کروائے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب نے ایک دفعہ پھر سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا بلوچستان میں علیحدگی کے نعرے لگ رہے ہیں، آج اسکولوں میں پاکستان کا ترانہ نہیں بجایا جا سکتا، وہاں پہ ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے۔ پاکستان کا جھنڈا نہیں لگایا جا سکتا، معاشرتی علوم نہیں پڑھایا جاتا، علیحدگی پسند تحریک میں مسلح لوگ بھی ہیں اور غیر مسلح بھی، میری رائے کی مستقل ضرورت اس کمیٹی کو ہے تو میں حاضر ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے علاقے کا بتایا کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا جی معاملہ یہ ہے کہ ہماری دفعہ بھی تو ظلم ہو رہا تھا، تو اب ہو رہا ہے تو خیر ہے، اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں، میں کمیٹی کا حصہ نہیں بنتا۔ اسپیکر نے پھر ایک کمیٹی بنائی تھی نا، وہ کہہ رہے ہیں جی میں اس کا حصہ نہیں بنتا۔ بہرحال فضل الرحمان صاحب ہیں، باقی جماعت کے لوگ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں، اور وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ بنے ہیں۔ عمر ایوب صاحب بھی اس کمیٹی کا حصہ بنے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بنے ہیں، خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ اس کے سربراہ بنے ہیں کمیٹی کے۔ اب ہوا یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ان کی اہلیہ سے بات نہیں کرنے دی گئی۔ دیکھیں وہ اس وقت وہاں پہ جو سپرنٹینڈنٹ آف جیل تھا وہ کہاں ہے آج؟ انہی کی حکومت ہے نا، پکڑے اس کو۔ اس وقت جو پنجاب کا ہوم سیکٹری تھا وہ کہاں ہے آج؟ انہی کی حکومت ہے نا، پکڑے اس کو، اور وہ انہی کا آدمی ہے۔ یعنی عمران خان کو تو جس بات کا پتہ بھی نہیں ہے، جب عمران خان کو پتہ چلا کہ نواز شریف بیمار ہے، انہوں نے پاکستان سے باہر علاج کے لیے بھی بھیج دیا۔ حالانکہ وہ ایک ڈیل ہو رہی تھی اور وہ پلیٹلیس کا سارا ڈرامہ کر کے عمران خان صاحب کے سامنے رکھا گیا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے نواز شریف کو ترس کھا کے پاکستان سے باہر بھیج دیا۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ ان کی وائف سے ان کی بات نہ ہونے دیتے؟ تو یہ عمران خان نے نہیں کیا تھا، یہ جنہوں نے کیا تھا خواجہ آصف صاحب، ان کا نام لینے سے بھی کتراتے ہیں، اور جو لوگ اس ساری چیزوں کو ایگزیکیوٹ کر رہے تھے آج وہ خواجہ آصف صاحب کی حکومتوں کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں۔ عمران خان نے تو نواز شریف صاحب کو باہر نکالنے کی غلطی کی، کیونکہ انہیں گمراہ کیا گیا تھا، انہیں غلط رپورٹیں دی گئی تھی، جو اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت ایجنسیوں کی مداخلت کی وجہ سے نواز شریف کی جو پلیٹلیس کی رپورٹیں ہیں ان کو ٹیمپر کیا گیا تھا، اور وہ رپورٹیں ٹھیک نہیں تھیں جن کی بنیاد پہ میاں نواز شریف کو پاکستان سے باہر بھیجا گیا۔ اب اسپیکر کے لیے مشکل یہ پیدا ہو گئی ہے کہ دو طرح کے موقف آ رہے ہیں۔ دیکھیں جو تاثر بن رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ امید کی جا رہی تھی کہ موجودہ حکومت اور حکومتی جماعتیں پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین قومی اسمبلی کے اندر سے گرفتار کیے گئے ہیں ان کی گرفتاری کے اوپر جواز فراہم کریں گی اور گرفتاریوں کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی، لیکن اس کا الٹ ہو گیا۔ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ طرف جا کے کھڑے ہو گئے۔ اب جب یہ لوگ سارے ابھی آئے ہیں پروڈکشن آرڈرز کے اوپر، کیونکہ یہ بھی بہت دباؤ تھا کہ پروڈکشن آرڈر نہ دیے جائیں، شہباز شریف صاحب کچھ اور سوچ رہے ہیں، خواجہ آصف کچھ اور سوچ رہے ہیں، ایک گینگ کچھ اور سوچ رہا ہے، پی ایم ایل این کی قیادت کچھ اور سوچ رہی ہے، اور دوسری طرف جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو عوام کے ووٹوں کے لیے عوام میں جاتے ہیں ان کو اپنے خطرات پیدا ہو گئے ہیں کہ یہ کون سا کھیل شروع ہو گیا پاکستان میں، مقدس ایوان ہے اس کے اندر جو ہے وہ حملہ کر دیا گیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ آئی جی اسلام آباد کا جو موقف ہے وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے پروسیجر کے تحت کیا، اور وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی کیا وہ ہم نے ایاز صادق صاحب کی اجازت سے، ان کی مرضی سے اور ان کو بتا کر کیا۔ ایاز صادق صاحب یہ کہتے ہیں جی میں تو اس کے اندر شامل ہی نہیں ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ان باتوں کا۔ اب ایاز صادق صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس حوالے سے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس سب کا ذمہ دار میں ہوں، ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ سب مجھے معلوم تھا یا میری مرضی سے ہوا، اب مجھے بھی اندر جا کر سوچنا پڑے گا کہ مجھے یہاں رہنا ہے یا نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اسپیکر کی سیٹ چھوڑنے کے لیے بھی
फैसला करें कि उनकी मौजूदगी में इतना खौफनाक काम हो गया पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा कौमी असम्बली के अंदर घुसकर तशद्दुद करके, लाइटें बंद करके, टार्चों की रोशनी में ऑपरेशन करके नामालूम अफराद जो है वो घसीटते हुए MNAs को बाहर ले गए और ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। अब जो MNAs हैं जो बाहर आए उन्होंने भी स्टेटमेंट्स दिए और उन तमाम के स्टेटमेंट सुनने के बाद कोई अजीबोगरीबी सूरत हाल पैदा हो गई। यानी शेर अफजल मरवत साहब ने बताया कि उनको तो बाकायदा इनकाउंटर की धमकी एक DIG ऑपरेशन ने दी और उनके साथ उनकी लड़ाई भी हो गई। फिर उन्होंने बताया कैसे उनको स्टोर में बंद कर दिया गया, किस तरह ज्यादती की गई और फिर किस तरह जो है वो यहाँ तक मामला पहुँचा है। फिर इसके बाद बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये फैसला किया था कि हम मुज़ाहमत करेंगे, लेकिन फिर आमिर डोगर साहब की मेहरबानी से उन्होंने कहा जी फिर मुज़ाहमत का फैसला जो है वो कैंसिल कर दिया गया। आमिर डोगर साहब ने भी जो स्टेटमेंट दिया, बैरिस्टर गौर साहब ने भी, उमर अयूब साहब ने भी, वो सब ने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं कौमी असम्बली में। अब इसमें बैरिस्टर गौर ने, उमर अयूब ने और हामिद रज़ा ने स्पीकर की चाय पीने से इनकार कर दिया। उनको इन्हें बुलाया था और उन्हें कहा जी इसके ऊपर बातचीत करते हैं, तो उन्होंने कहा जी हम आपके पास चाय नहीं पी रहे क्योंकि जो कुछ हुआ उसके लिए हम आपको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। आमिर डोगर साहब ने कहा जी पार्लियामेंट को फस्तायत ज़दा हुकूमत ने मजाक बना दिया है और तमाम MNAs ने अपनी गिरफ्तारी का पूरा वाकया बताया। सब ने बताया कि कैसे वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, किस किस कमरे के अंदर मौजूद थे, किस तरीके से चाबियां अमले ने फराहम की आने वालों को, किस तरह से वो लोग आए टॉर्चें लेकर, उन्होंने खोला और टॉर्चर करते हुए घसीटते हुए लेकर चले गए MNAs को। ये सारे मनाजिर जो उन्होंने देखे या जो उनके साथ हुआ वो उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आकर खड़े होकर बता दिया। लगता है ऐसे है कि गिरफ्तार करने वालों को ये लगता था कि शायद ये लोग बड़े लंबे अरसे तक जेल में रहेंगे या इन्हें प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं होंगे। जैसा कि एजाज चौधरी सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके आज तक प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुए। अच्छी बात यह है कि एजाज सादिक साहब ने चलो दबाव में आकर, बहुत ज़्यादा दबाव था उनकी अपनी पार्टी का भी, ये प्रोटेक्शन ऑर्डर्स तो उन्होंने जारी कर दिए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अभी तक एजाज चौधरी साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए। यानी पीपल्स पार्टी इतनी ही जमहूरी है जितना, यानी आप मेरा ये वीलॉग सुन रहे हैं और मेरा नाम इमरान रियाज है, अगर मैं ये कहूँ कि मेरा नाम कोई और है तो वो उतना ही है पीपल्स पार्टी जैसी जमहूरी है। यानी अगर आप दिन को रात कहें तो पीपल्स पार्टी इतनी जमहूरी है। यानी पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का जनाजा इस मुल्क में निकाला है और अपने गले में सबसे बड़ा टैग डाला हुआ है कि हमसे बड़ी जमहूरी पार्टी पाकिस्तान में कोई नहीं है। कब्रों की सियासत ये करते हैं, लेकिन इन्होंने जितनी तबाही फेरी है सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अपने मुखालिफिन को कुचलने में इन्होंने जो एक कसर इन्होंने नहीं छोड़ी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा तबाही फेरी है जमहूरियत की और वो फिर जमहूरियत के चैंपियन भी बन जाते हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी में अच्छे लोग हैं, वो बेचारे कहते हैं बार बार, लेकिन जो मैं क़यादत है उसकी बात कर रहा हूँ कि क़यादत बिल्कुल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी को अभी तक एजाज चौधरी साहब के जो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हैं वो जारी करने की तौफीक नहीं हुई। दूसरी जानिब अच्छी खबर यह है कि एजाज चौधरी साहब और यास्मीन राशिद साहिबा और उमर चीमा साहब, इनकी ज़मानतें मंजूर हो गई कि जी नून लीग का दफ्तर भी कोई इन्होंने जलाया था, हालांकि इनका इस केस से ताल्लुक ही कोई नहीं। वहाँ पे भी इनकी ज़मानतें मंजूर हो गई हैं, कुछ केसेस रह गए हैं, वहाँ पे अगर ज़मानतें मंजूर होती हैं तो ये लोग भी आज़ाद हो सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का और मियाँ महमूद रशीद साहब का 19 तारीख को यही वाला केस लगा हुआ है। इमरान खान साहब का एक बड़ा आम मुकदमा है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। वो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा, उसके ऊपर कुछ एतराज़ात थे जो दूर हो गए। इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले ना किया जाए, मिलिट्री कस्टडी में ना दिया जाए, ये उनका केस है। इसके ऊपर जो है वो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बाकायदा जवाब मांगा वफाकी हुकूमत से, और वफाकी हुकूमत से जो जवाब मांगा उसमें क्या कहा गया, मिलिट्री तहवील में ना देने के लिए दरख्वास्त इमरान खान साहब ने दायर की। इस पर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की और इमरान खान की जानिब से अजीज़ भंडारी साहब जो एडवोकेट हैं वो अदालत में पेश हुए। इमरान खान के वकील ने बताया कि आला हुकूमती अहदेदारों की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को मिलिट्री तहवील में दिया जाएगा। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने इस पर रिमार्क्स दिए कि वो तमाम सियासी बयानात हैं और कुछ नहीं। वकील ने कहा कि अगर सियासी बयानात हैं तो मेरे लिए और आसानी होगी। इस पर अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अजमत बशीर तारड़ को हुकूमत से मालूमात लेने की हदायत की और यह कहा कि हुकूमत इसके ऊपर अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ दे। इमरान खान के वकील ने कहा कि आला अस्करी हुकाम DG साहब ने भी, DG ISPR की बात कर रहे हैं, यही बयान दिया है। इस पे जज साहब ने कहा कि वो भी सियासी बयान है। इस पर वकील का कहना था कि अगर ये सियासी बयानात हैं तो सर आप इनको ऑर्डर में लिखें। बाद अदालत ने केस की समाअत में वक्फा कर दिया और
दोबारा जब आगाज़ हुआ तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि वज़रा की तरफ से इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। इमरान खान एक सिविलियन है, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फ़िक्र है। दरख्वास्त गुजार के वकील कहते हैं कि DGISPR की तरफ से बयान आया है, अगर ऐसा है तो फेडरेशन की तरफ से वाज़े मौक़िफ़ आना चाहिए। यानी अब हुकूमत इसके ऊपर जवाब दे कि इमरान, अब ऑफिशियली बात करनी पड़ेगी ना, अब ये मीडिया नहीं खेल सकते। अब बताना पड़ेगा कि क्या वाकई इमरान खान साहब को लेकर जा रहे हैं मिलिट्री कोर्ट में या मिलिट्री कस्टडी में वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे। दूसरी जानी जो MNAs का एक रिमांड दिया गया था 8 दिन का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs पार्लियामेंट में गिरफ्तार हुए थे, वो जो रिमांड है उसको गलत करार दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। 2 रुकनी बेंच था और ये रिमांड भी फारग हो गया है। अभी वो भी जल्दी बाहर आ जाएंगे, उनकी जमानतें हो जाएंगी। जब वो बेल्स हो जाएंगी तो दोबारा इसी असेंबली में आकर बैठेंगे और बताएंगे कि उनके साथ गिरफ्तारी के दौरान क्या कुछ हुआ है। एक बड़ी अजीब चीज़ मैं आपको बताता हूँ, असद कैसर साहब ने कभी ड्राइविंग नहीं की, उन्हें गाड़ी चलानी भी नहीं आती और उनके ऊपर मुकदमा ये डाला हुआ है कि उन्होंने पुलिस वालों पे गाड़ी चढ़ा दी। अंदाज़ा करें आप इनकी। और एक और चीज़, क्योंकि केस और भी चल रहा था कि मीडिया के अंदर अदलिया की तौहीन के हवाले से वो फैसल वाडा की और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के ऊपर चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया हुआ था और वो मामला जनाब चला गया सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पे कादी फायदी साहब ने सोशल मीडिया और मीडिया के खिलाफ जो है वो खासा लंबा जो है वो एक चार्जशीट उन्होंने बयान कर दी। सोशल मीडिया के ऊपर देखें सबको गुस्सा आता है। अब क्योंकि कादी साहब ने बात की है तो मैं चंद चीज़ें सामने रख देता हूँ। देखें, ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे लोग झूठ बोलते हैं या डॉलर्स कमाने के लिए झूठ बोलते हैं। तो पैसा कमाने के लिए सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप हुकूमत वक्त के साथ मिल जाएं और आप बेशुमार पैसा कमा सकते हैं, जितना मर्जी आप चाहें कमा सकते हैं। लेकिन हुकूमत के खिलाफ बोलना वो कितना मुश्किल है, इसके लिए तो अपना घर चलाना भी इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। और जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं वो अपनी जान हथेली पर रख कर ये काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने अदालत के अंदर आज एक स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। वहाँ उन्होंने कहा जी मीडिया तो जहाद कर रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब के जो स्टेटमेंट मीडिया के बारे में था उस पर उन्होंने खफगी का इजहार भी किया जब उन्हें तफसीलात पता चली। तो अब सोशल मीडिया एक्चुअली वो कौन सी ऐसी चीज़ें करता है जिससे एतराज़ होता है। देखिए 13 जनवरी को बल्ले का निशान ले लिया, सोशल मीडिया इस पर बात करता है तो क्या गलत करता है। जानबदारी जो है अदालत की उस पर बात करता है तो क्या गलत करता है। फैसले जिनमें जानबदारी नजर आती है उस पर बात करता है तो क्या गलत करता है। एक्सटेंशंस जो होने जा रही हैं या जिनका इम्कान है उस पर बात करता है तो क्या गलत करता है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा उस पर बात करते हैं तो क्या गलत बात करते हैं। इंसानी हकूक पर बात करते हैं तो क्या गलत बात करते हैं। ख़वातीन की बेहुरमती पर बात करते हैं तो क्या गलत बात करते हैं। चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली पर बात करते हैं तो क्या गलत बात करते हैं। एक एक आदमी पर 6-6 शहरों में एक ही वक्त में दर्जनों मुकदमात पर बात करते हैं तो क्या गलत बात करते हैं। धांधली के इल्ज़ामात पर बात करते हैं तो क्या गलत बात करते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड पर बात करते हैं तो क्या गलत बात करते हैं। 6 जजेस ने जो खत लिखकर बताया उन खत के बारे में बात करते हैं तो क्या गलत बात करते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस पर संगीन इल्जामात लगाए, जब उस पर बात करते हैं तो क्या गलत बात करते हैं। इंसाफ के दोहरे मेयार पर बात करते हैं तो क्या गलत बात करते हैं। NRO जो दोबारा दिया गया उस पर बात करते हैं तो क्या गलत बात करते हैं। पार्लियामेंट में छापे और तशद्दुद और गिरफ्तारियों की बात करें तो क्या ये गलत बात है। फजल रहमान साहब को जो खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, जब इसकी निशानदेही करें तो क्या गलत बात है। यानी जो बात भी सोशल मीडिया करे और ताकतवरों को सूट ना करे तो क्या वो गलत बात है। बात करते हैं अगले व्लॉग में। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल में। कभी अल्लाह हाफिज़।